हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग विद आरएल पर। और आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कालीबंगा सभ्यता से संबंधित सारी जानकारियां, यानी अब तक जितने भी प्रश्न आए हुए हैं या जितने भी प्रश्न आ सकते हैं, संभावनाएं हैं जिन प्रश्नों के आने की, उन सारे तथ्यों को एक साथ हम देखने वाले हैं। तो इस वीडियो में जितने भी हम टॉपिक से पॉइंट बता रहे हैं, अगर कोई नया पॉइंट आपको लगे तो उसको अपने नोटबुक में नोट कर लेवे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। ज़्यादा समय खराब न करते हुए आते हैं टॉपिक पर। तो कालीबंगा सभ्यता से संबंधित जो सबसे पहली जानकारी वो है कि ये हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। कौन से जिले में स्थित है? ये हनुमानगढ़ जिले में स्थित है और ये घग्गर नदी के किनारे स्थित है। ये तो नॉर्मल सी जानकारी है, बिल्कुल परिचयात्मक। और घग्गर नदी को ऋग्वेद में दृश्यद्वती नदी कहा गया है। ऋग्वेद में घग्गर नदी को दृश्यद्वती नदी कहा गया है। ठीक है, और ऋग्वेद में सरस्वती नदी और दृश्यद्वती नदी, इनके मध्य का जो क्षेत्र है, सरस्वती नदी और दृश्यद्वती नदी, इन दोनों के जो मध्य का जो क्षेत्र है उसको ब्रह्मवर्त प्रदेश कहा गया है। ऋग्वेद में ये वर्णित है। इसके अलावा ऋग्वेद में जो सरस्वती नदी है, कालांतर में जो घग्गर और सरस्वती नदी थी वो लगभग शायद एक हो गई होगी, तो इस कारण से अभी प्रचलन में ये है कि घग्गर ही सरस्वती है। बाकी ऋग्वेद या जो भी वैदिक कालीन था उसमें अलग अलग थी ये, और इनके मध्य का क्षेत्र जो था उसे ब्रह्मवर्त कहते थे। ऋग्वेद में सरस्वती नदी को सर्वाधिक पवित्र माना गया है, इसलिए इसे देवी तमे और अम्बुतमे भी कहा गया है। ऋग्वेद में सबसे ज़्यादा जो पवित्र नदी थी वो कौन सी नदी थी? सरस्वती नदी थी। इसके बाद है कि राजस्थान में प्राचीन स्थलों की सर्वाधिक सघनता। सघनता का मतलब है कि पास पास में ये प्राचीन स्थल जो है वो बने हुए हैं, वो घग्गर नदी के किनारे पर ही मिलते हैं। इसके अलावा जो सर्वाधिक प्राचीन स्थल है वो माना जाता है कि बनास नदी के, लेकिन अगर सघनता पूछी जाए तो घग्गर नदी के किनारे। जैसे इसके किनारे किनारे पर है कालीबंगा हो गया, पीलीबंगा हो गया, रंग महल हो गया, बड़ौफल हो गया। तो ये प्रश्न इस प्रकार से बनेगा कि सर्वाधिक सघनता, प्राचीन स्थलों की सर्वाधिक सघनता ये घग्गर नदी के किनारे मिलती है। और यदि पूछा जाए कि सर्वाधिक स्थल किस नदी के किनारे मिलते हैं, तो उसमें आता है फिर बनास। ठीक है, ऐसा करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट पेज पे आते हैं। सर्वप्रथम टेस्सिटोरी, जो एक होता है इतिहासकार टेस्सिटोरी, टेस्सिटोरी द्वारा कालीबंगा में प्राचीन स्थल होने के संकेत दिए गए थे। उसने सबसे पहले ये संकेत दिए थे कि यहाँ पर प्राचीन स्थल हो सकता है, क्योंकि वो उस वक्त जो कार्य कर रहा था उसका कार्य क्षेत्र था बीकानेर। तो बीकानेर गंगानगर क्षेत्र में, वो गंगानगर हनुमानगढ़ क्षेत्र में आता जाता रहता था। तो वहाँ पर इसको संकेत मिले थे कि यहाँ पर जो है प्राचीन स्थल मिल सकता है। तो सबसे पहले जो संकेत दिए थे कि यहाँ प्राचीन स्थल हो सकता है वो दिए थे टेस्सिटोरी महोदय ने। खोजकर्ता तो खोज वोज तो बाद में हुई थी, लेकिन संकेत सबसे पहले अगर पूछा जाए तो वो दिए थे टेस्सिटोरी ने। ठीक है, इसके बाद है कि कालीबंगा के खोजकर्ता है वो अमलानंद घोष है 1952 में। इसके अलावा इसके जो उत्खनन करता है वो है बी लाल और VK थापर। BV यानी ब्रजवासी लाल और बाल कृष्ण थापर, ये इन्होंने 1961-62 के आसपास में इन्होंने यहाँ पर उत्खनन किया था। और इम्पोर्टेंट चीज़ यह है कि यहाँ पर 2 टीलों का उत्खनन किया गया। एक तो पूर्वी टीला जिसे नगर टीला भी कहते हैं, और एक पश्चिमी टीला जिसे दुर्ग टीला भी कहते हैं। नगर टीला दुर्ग टीले की अपेक्षा कम ऊंचाई पर है। दुर्ग हमेशा वैसे भी ऊंचा होता है, और एक इस प्रकार से ये एक दूसरा टीला था, ये दुर्ग टीला ऊपर और नगर टीले की ऊंचाई थोड़ी कम थी।
और पूर्व की साइड में था नगर टीला और दुर्ग टीला था पश्चिम की साइड में। ठीक है, इस प्रकार से थे दो टीले, तो पूर्वी टीला यानी नगर टीला और पश्चिमी टीला यानी दुर्ग टीला। अब ये पूर्व और पश्चिम का क्या कॉन्सेप्ट रहता है कि यदि जैसे पूर्वी टीला था नगर टीला, अगर उत्तर और दक्षिण की तरफ होते हैं तो जब सूर्योदय हो, तो जब एक साइड में अगर जैसे मान लो कि पूर्व में वो होता दुर्ग टीला और इसके नीचे की तरफ पश्चिम में होता नगर टीला, तो जब सूर्योदय होता तो यहाँ पर तो जो सूर्य का प्रकाश आने में बहुत टाइम लग जाता। इस कारण से जो इनका नगर नियोजन था वो ये इस प्रकार से था कि जो पश्चिमी टीला दुर्ग टीला था ना वो पश्चिम की तरफ था, यानी कि जो ऊंचा टीला था वो पश्चिम की तरफ था, और जो जो नगर टीला था यानी जिसकी ऊंचाई कम थी वो पूर्व में था। इस प्रकार से ये था। इसके बाद आता है कि जो कालीबंगा का उत्खनन है वो 5 स्तरों पर किया गया। ये भी प्रश्न बनता है कि कितने स्तरों पर इसका उत्खनन किया गया, तो याद रखना इसका उत्खनन किया गया था 5 स्तरों पर। और इसके जो प्रथम 2 स्तर है वहाँ से प्राक हड़प्पा कालीन या ताम्रकालीन सभ्यता के प्रमाण मिलते हैं। अब स्तर से क्या आशय है? स्तर का मतलब है कि इनकी खुदाई अलग अलग परतों में की जाती है। जैसे एक बार खोदेंगे, उसके बाद ये एक स्तर हो गया, उसके बाद रुकेंगे, वहाँ से एक स्तर से जो जो तथ्य मिले उसके आधार पर अनुमान लगाएंगे कि ये किस काल की सभ्यता है। उसके बाद फिर से खोदा गया तो ये दूसरा स्तर हो गया। तो प्रथम जो 2 स्तर है उनके आधार पर, और स्तरों को ध्यान रखना नीचे से गिना जाता है, यानी कि इस प्रकार से ये नीचे का जो स्तर है वो पहला स्तर, उसके बाद ये दूसरा स्तर, इसके बाद ये तीसरा स्तर और चौथा पांचवा, इस प्रकार से होता है। तो शुरू के जो 2 स्तर थे बिल्कुल नीचे नीचे वाले, उनके आधार पर ये प्रमाण मिला था कि ये जो सभ्यता है प्राक हड़प्पा यानी कि हड़प्पा से पहले की सभ्यता है, यह ताम्रकालीन सभ्यता है। और यहाँ से ग्रामीण संस्कृति के प्रमाण मिले हैं, इसलिए इसे दीनहीन बस्ती भी कहा जाता है। ठीक है, ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये आया हुआ प्रश्न है कि दीनहीन बस्ती, तो ये कालीबंगा सभ्यता को ही दीनहीन बस्ती कहा जाता है। तो याद रखना है कि पहले 2 स्तरों से प्राक हड़प्पा कालीन या ताम्रकालीन सभ्यता के प्रमाण मिलते हैं। इसके बाद में आता है स्तर संख्या 3, 4, 5 से। स्तर संख्या 3, 4, 5 से हमें हड़प्पा कालीन या कांस्य युगीन सभ्यता के प्रमाण मिले हैं। इसी टीले से हमें समकोण पर काटती सड़कों के प्रमाण मिले हैं। यहाँ पर जो सड़क प्रणाली थी वो एकदम बिल्कुल शानदार थी। जो सड़कें थी वो एक दूसरे को समकोण पर काटती थी, चौराहे पर एकदम बिल्कुल बढ़िया। इस प्रकार से एक रोड इधर से जाएगी, फिर एक रोड इधर से, तो इस प्रकार से ये सड़कें समकोण पर काटती थी। जो दुर्ग जिला था उसके उत्तरी पश्चिमी भाग से 3 प्रकार की समाधान पद्धतियों का प्रमाण मिले हैं। कितने प्रकार की? 3 प्रकार की, और ये दुर्ग जिले के उत्तरी पश्चिमी भाग से मिले हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। वो पद्धतियाँ क्या क्या थी वो हम देखते हैं। ये थी पद्धतियाँ। जो पहली पद्धति है वो है पूर्ण समाधान पद्धति। इसमें क्या था? कब्रती आयताकार, और उसमें मानव कंकाल मिला है और वस्तुएं प्राप्त हुई है। अब मानव कंकाल और वस्तुएं प्राप्त हुई है, इससे हमें क्या प्रमाण मिलता है? इससे हमें प्रमाण मिलता है कि वो पुनर्जन्म में विश्वास करते थे, यानी कि वो मानते थे कि उसका फिर से जन्म होगा और उसको उसकी जो प्रिय वस्तुएं हैं इसलिए उसके पास रख दी जाती थी कि जब इसका पुनर्जन्म होगा तो ये इन वस्तुओं का फिर से उपयोग करे। ऐसा पुनर्जन्म का विश्वास का प्रमाण मिलता है इन मानव कंकाल के साथ मिली वस्तुओं से। और शव का जो सिर है वो उत्तर दिशा में रखा जाता था, ये भी एक महत्वपूर्ण बात है। उसके बाद पहली तो पद्धति हो गई पूर्ण समाधान पद्धति। पूर्ण का मतलब है कि आयताकार कब्र होगी, मानव कंकाल के साथ वस्तुएं मिलेगी, और इस वस्तुओं मिलने से ये विश्वास मिलता है कि यहाँ पुनर्जन्म में विश्वास किया जाता है, प्रमाण मिलता है ऐसा। ठीक है, उसके बाद है आंशिक समाधान। आंशिक समाधान में जो गोल
जो कब्रें प्राप्त हुई है वो किस प्रकार की हुई है? गोल गोल कब्रें प्राप्त हुई है। और इन कब्रों में खंडित मानव कंकाल मिले हैं, यानी टूटे हुए खंडित से मानव कंकाल मिले हैं। उसके बाद है कलश समाधान पद्धति। कलश समाधान यानी कि अग्नि संस्कार, जो इस वक्त मतलब अभी होता है, दाह संस्कार, अग्नि संस्कार। तो उसके बाद जो राख होती है, फूल होते हैं, जो हड्डियाँ होती है, उनको उस कलश में रख के ऐसा प्रमाण मिला है, यानी अग्नि संस्कार का वहाँ पर प्रमाण मिला है। इसके अलावा शव विसर्जन के वहाँ पर 37 एग्जाम्पल्स मिले हैं। ठीक है, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। कालीबंगा में कृषि किस प्रकार से थी? आई थिंक यहाँ तक की चीज़ें हैं वो समझ में आई होगी, बहुत नॉर्मल चीज़ें हैं। एक बार फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ कि सबसे इम्पोर्टेंट है कि प्राचीन स्थलों में सर्वाधिक सघनता गंगा नदी के किनारे पर है। सबसे पहले टेटशेटोरी ने संकेत दिए थे। इसके बाद यहाँ पर 2 टीले हैं, पूर्वी टीला नगर टीला, पश्चिमी टीला दुर्ग टीला। 5 स्तरों पर उत्खनन हुआ, पहले 2 से प्राक हड़प्पाकालीन, इसके बाद में जो अंतिम है 3 है, 3, 4, 5 स्तर, वहाँ से हड़प्पाकालीन, और ये 3 प्रकार की समाधान पद्धतियाँ। अब हम पढ़ेंगे कालीबंगा में कृषि से जुड़े जो तथ्य हैं वो क्या है। ठीक है, तो यहाँ से दोहरे जुते हुए खेत के प्रमाण मिले हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, बार बार आता है। दोहरे जुते खेत के, दोहरे जुते खेत का मतलब जैसे हम खेतों को जोतते हैं तो इस प्रकार से यहाँ से स्टार्ट करते हैं, फिर इस प्रकार से आते हैं, फिर इस प्रकार से आते हैं। जो ट्रैक्टर होता है वो ऐसे ही तो चलता है, फिर इस प्रकार से आते हैं, इस प्रकार से। और लेकिन यहाँ पर इस प्रकार से एक साइड से तो हुआ ही है, यहाँ पर इस प्रकार से भी किया गया है। एक बार ऐसा करने के बाद इस प्रकार से भी जुताई की गई है, तो ये दोहरे जुते खेत के प्रमाण मिले हैं। इसके अलावा यहाँ से कपास और चावल के प्रमाण मिले हैं। हल और बैल से कृषि की जाती है, इस बात के प्रमाण मिले हैं, लेकिन ऐसा कोई प्रमाण नहीं मिला कि वहाँ पर हल हो। फिर कैसे कहा जा रहा है कि वहाँ हल और बैल से कृषि की जाती होगी? तो वहाँ से अभी हम आगे पढ़ेंगे कि वहाँ से एक तांबे का एक बैलगाड़ी का खिलौना मिला है, यानी बैल और गाड़ी का खिलौना मिला है, तो संभवतः वहाँ हल भी होंगे। बैल है तो हल भी होंगे। और यहाँ पर जो मिश्रित फसल के प्रमाण मिले हैं वो गेहूं और जौ के मिले हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट एक और तथ्य है कि यहाँ जो सर्वाधिक सघन पाड़ा है वो चने की फसल का है। पाड़ा का मतलब ये समझ लो कि घनत्व, कि सबसे ज़्यादा ये चने बो दिए, ये चने बो दिए, चने पूरे में। इसके बीच बीच में इन्होंने सरसों बो दी, यहाँ पे बीच बीच में सरसों के वो डाल दिए बीज। तो सर्वाधिक जो सघन पाड़ा है, सर्वाधिक जो सघन क्षेत्रफल है वो चने का मिला है। और सरसों के बीच बीच में ही, ये चने के बीच बीच में ही उन्होंने सरसों बो रखी, ऐसे प्रमाण मिले हैं। ठीक है, तो सर्वाधिक सघन पाड़ा जो है वो चने की फसल का मिला है, और सर्वाधिक विरल पाड़ा वो सरसों की फसल का मिला है। इसके अलावा यहाँ पर गाय, बैल, कुत्ता, ऊँट, भैंस, बकरी, इन सब का पालन करते थे। लेकिन जो महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है कि जो यहाँ का जो मुख्य पालतू पशु था वह कुत्ता है, वो सबसे प्रमुख पालतू पशु था। ध्यान रखना, कुत्ता कालीबंगा सभ्यता का सबसे पालतू पशु था, सबसे प्रमुख। तो ये जो कालीबंगा में कृषि से संबंधित तथ्य थे वो ये इतने ही थे। अब हम इसके अलावा जो महत्वपूर्ण जानकारियां हैं उनके बारे में चर्चा करते हैं। तो अब हम ये जो जानकारियां हैं उनके बारे में चर्चा करते हैं। इनमें से प्रश्न बनते हैं और कई बार बन चुके हैं और आगे भी बन सकते हैं। यहाँ से एक तो स्वास्तिक का प्रमाण मिला है, यहाँ से मिट्टी का स्केल मिला है। मैं पहले भी बोल चुका हूँ कि यदि कोई नया तथ्य मिले तो अपने नोटबुक में नोट करते जाएं, और अगर पुराना तथ्य है तो बस वो रिवीजन हो ही रहा है। तो यहाँ से स्वास्तिक का प्रमाण मिला है, यहाँ से मिट्टी का स्केल मिला है, यहाँ से पत्थर के बने हुए बटखरे जो बाट होते हैं ना वो मिले हैं, और जो दशमलव पद्धति पर आधारित है, दशमलव मतलब जैसे 10 ग्राम का, उसके बाद 100 ग्राम का, फिर 1000 ग्राम यानी 1 किलो का, इस प्रकार से 10 के गुणज में बाट मिले हैं। और यहाँ से जो ईरानी तंदूर के प्रमाण मिले हैं, जो इनकी
इस सभ्यता का ईरान से संबंध के बारे में एक तरह से महत्वपूर्ण सबूत है कि इस सभ्यता का संबंध ईरान से भी था। और यहाँ से सेलखड़ी पत्थर की सिंधुकालीन मोहरें मिली, सिंधुकाल की मोहरें मिली है सेलखड़ी पत्थर की कालीबंगा से, ठीक है, ये भी याद रखने वाली चीज़ है। और यहाँ से बेलनाकार मोहर मिली है, बेलनाकार इस प्रकार से मोहर मिली है एक। और ये जो बेलनाकार मोहरें हैं वो मेसोपोटामिया सभ्यता से में ज़्यादा मिलती थी, तो संभवतः ये माना जाता है कि जो बेलनाकार मोहरें मिली है वो ये बताती है कि कालीबंगा का संबंध मेसोपोटामिया से था। इसके अलावा यहाँ से 7 अग्निकुंड मिले हैं और यहाँ से भूकंप के प्रमाण मिले हैं। ये सारी चीज़ें हैं ना, ये कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्जाम में आए हुए प्रश्न है, तो इनको अच्छे से याद कर ले कि ये सब कालीबंगा सभ्यता से संबंधित है, ठीक है। इसके अलावा कुछ और चीज़ें हैं। यहाँ से लकड़ी की नालियों के प्रमाण मिले हैं, ये भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है। लकड़ी से नालियाँ बनाई जाती थी। और ये भी मैंने बताया था कि यहाँ से ताम्र बैलगाड़ी का खिलौना मिला है, यानी एक छोटा सा खिलौना मिला है जो तांबे का है, उसमें बैल है और बैल के पीछे गाड़ी लगी हुई है, तो इस प्रकार का एक खिलौना मिला है। इसके अलावा यहाँ से 6 छिद्र युक्त बालक की खोपड़ी मिली है, ये भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है। और इससे ये अनुमान लगता है कि यहाँ पर जो हाइड्रोसिफिलिस यानी जलशीर्ष, यानी कि जलशीर्ष का मतलब होता है कि जो सिर में पानी भर जाता है ना, ऐसी कोई बीमारी होती है, उसको जो पानी भरने की जो बीमारी है उसका इलाज का जो प्रमाण है वो यही है कि 6 छिद्र युक्त बालक की खोपड़ी मिली है, यानी कि वहाँ पर इलाज प्रणाली भी थी, ऐसा इससे प्रमाण मिलता है, ठीक है। तो ये तो इससे संबंधित कुछ अन्य जानकारियाँ थी। अब हम पढ़ेंगे कि यहाँ का नगर नियोजन कैसा था, और इससे भी कई सारे प्रश्न बनते हैं नगर नियोजन से। तो हम सबसे पहला जो तथ्य है वो ये देखते हैं कि भवन निर्माण हेतु कच्ची ईंटों, ये एक बहुत महत्वपूर्ण तथ्य है कि भवन निर्माण में तो कच्ची ईंटें लगाएंगे, लेकिन नालियों का निर्माण करेंगे तो पक्की ईंटों का प्रयोग करेंगे। इसका क्या रीजन रहा होगा वो तो उन्हीं को पता, लेकिन ऐसा करते थे वो। और ईंटों का आकार 4x2x1 होता था, यानी कि 4, जैसे ये हो गई ईंट, एक घनाभ आकार में होती है ईंट, तो 4x2x1 यानी कि 4 इसकी ये हो गई लंबाई और 2 चौड़ाई और 1 ऊंचाई, इस प्रकार से ईंटें मिलती थी यहाँ पर 4x2x1 में। इसके बाद एक महत्वपूर्ण प्रश्न ये आया हुआ है कि अलंकृत ईंटों का पर्स कहाँ से प्राप्त हुआ, यानी कि बढ़िया सुंदर सी सजी हुई ईंटों का पर्स मिलता है। अब हम आगे जो आहार सभ्यता पढ़ेंगे वहाँ पर पढ़ेंगे कि वहाँ पर किस प्रकार का पर्स मिलता है। तो याद रखना, ये अलंकृत ईंटों का पर्स सिर्फ कालीबंगा सभ्यता से प्राप्त होता है। रास्ते समकोण पर काटते हैं, इसकी बात हम पहले भी कर चुके हैं। और कालीबंगावासी 2 मंजिला भवन बनाते थे, इसके भी प्रमाण मिलते हैं कि वहाँ पर सिर्फ 1 मंजिल नहीं, इसके ऊपर भी कोई मंजिल होती थी। और ये भी प्रमाण मिलते हैं कि उनकी जो सीढ़ियाँ हैं वो अंदर न होकर बाहर ही थी, यानी कोई अगर दूसरी मंजिल पे जाना चाहिए तो वो बाहर से, ऐसा नहीं कि बहुत बाहर रोड पर थोड़ी, घर के अंदर ही, घर के ग्राउंड में ही बाहर की तरफ सीढ़ियाँ थी ऊपर जाने के लिए। और इसमें ये भी मिलता है कि घरों के मुख्य द्वार गली की ओर खुलते थे, न कि मुख्य मार्ग की ओर। तो इसको मैं समझाता हूँ। जैसे ये एक मेन हाईवे है और ये यहाँ पर आपका घर है, तो आप संभवतः यही चाहोगे कि हमारा जो मेन गेट है वो इस तरफ हो, लेकिन कालीबंगा सभ्यता का जो घरों का जो मुख्य मार्ग था वो गली की तरफ होता था। ये एक छोटी गली है, ये मेन हाईवे है, ये गली है। तो कालीबंगा सभ्यता के जो घर थे वो मेन जो मार्ग होता है, मुख्य मार्ग, उसकी तरफ न खुलकर गली की तरफ खुलते थे। और केवल लोथल ऐसी सभ्यता है जहाँ से भवनों के मुख्य द्वार मुख्य मार्ग के मिले। लोथल सभ्यता में वर्तमान का जो ट्रेंड है वो फॉलो किया जाता था कि अगर हाईवे पर हमारा घर है या मुख्य रोड पर हमारा घर है तो हमारा जो घर का जो मुख्य द्वार होगा वो रोड की तरफ ही होगा,
ऐसा सिर्फ और सिर्फ लोथल सभ्यता में मिलता है। ठीक है, कालीबंगा से मातृ देवी की मूर्ति प्राप्त नहीं हुई है। ये भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है, लेकिन फिर भी माना जाता है कि कालीबंगा जो सभ्यता थी वो मातृसत्तात्मक थी, ऐसा माना जाता है। और ये 2400 ईसा पूर्व की सभ्यता मानी जाती है। इसके अलावा कालीबंगा संग्रहालय की स्थापना 1983 में की गई थी, जिसे 1985-86 में आम जनता के लिए खोल दिया गया। इसके अलावा यहाँ से प्रमाण मिलते हैं कि कपास की खेती के सर्वप्रथम साक्ष्य कालीबंगा से मिले, जिसे यूनानियों ने सिंडन कहा। ठीक है, और कालीबंगा में सड़कों की चौड़ाई 7.2 मीटर सड़कें चौड़ी होती थी, बहुत शानदार बड़ी बड़ी लंबी लंबी सड़कें होती थी। इसके अलावा गलियों की चौड़ाई है वो 1.8 मीटर होती थी, यानी कि इस प्रकार से 7.2 मीटर चौड़ी सड़कें और छोटी छोटी 1.8 मीटर गलियाँ इस प्रकार से होती थी। और एक और महत्वपूर्ण तथ्य है कि भारत सरकार द्वारा 1961 में कालीबंगा सभ्यता पर 90 पैसे का डाक टिकट जारी किया गया था। इसके अलावा यहाँ से प्राप्त जो बर्तन हैं उनका रंग लाल होता है और उन पर जो है काली तथा सफ़ेद रेखाएं खींची गई है, यानी जो यहाँ के बर्तन है उनका रंग वैसे तो लाल है, लेकिन इस प्रकार से वहाँ पर रेखाएं खींची गई है काली और सफ़ेद सफ़ेद इस प्रकार से। और एक और महत्वपूर्ण तथ्य है जो सेकंड ग्रेड में आया भी हुआ है, कालीबंगा सभ्यता को स्टुअर्ट विगट ने सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी राजधानी कहा था, जिसका समर्थन डॉक्टर दशरथ शर्मा ने किया था। और यदि दशरथ शर्मा नहीं हो तो स्टुअर्ट विगट करना है, और यदि जो ऑप्शन परीक्षा में आया प्रश्न था उसमें डॉक्टर स्टुअर्ट विगट का कोई नाम नहीं था, सिर्फ दशरथ शर्मा था। तो जब समर्थन किया है तो उसने बोल दिया आरपीएससी ने कि हाँ इन्होंने कहा है। तो ध्यान रखना, कहा तो स्टुअर्ट विगट ने था लेकिन समर्थन किया था डॉक्टर दशरथ शर्मा ने। किस बारे में? कि जो कालीबंगा सभ्यता है वो सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी राजधानी है। तीसरी तो मतलब पहली और दूसरी कोई और है, तो जो पहली और दूसरी है वो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो है। और इसके अलावा ये एक और तथ्य आता है कि पिग्गट महोदय ने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी कहा है। इसके अलावा यहाँ से ये भी प्रमाण मिलते हैं कि पंख फैलाए बगुले की प्रतिमा मिली है। एक ऐसा बगुला मिला है जो पंख फैलाए हैं, और बगुला नहीं मिला है, उसकी मूर्ति मिली है। इसके अलावा यह है कि कालीबंगा देश का तीसरा सबसे बड़ा पुरातात्विक स्थल है, तीसरे नंबर पे आता है देश में। तो इसका मतलब दो और है इससे बड़े बड़े, तो वो कौन से हैं वो हम देखते हैं। जो पहला है वो क्रमशः धोलावीरा गुजरात, धोलावीरा देश का सबसे बड़ा है। इसके बाद आता है राखीगढ़ी, धोलावीरा गुजरात में है, राखीगढ़ी हरियाणा में है, कालीबंगा राजस्थान में है। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण तथ्य कि कालीबंगा के अवशेषों से काफ़ी मिलते जुलते अवशेष है वो कोटतीजी पाकिस्तान में मिलते हैं। और कालीबंगा से अवतल चक्की, सालन पत्थर या सिलवट्टे के प्रमाण मिले हैं, और इस प्रकार के पत्थर सबसे पहले अर्नेस्ट मैक ने हड़प्पा से खोजे थे। ऐसे ही पत्थर यहाँ पर भी मिले हैं। जो कालीबंगा की लिपि है वो बुस्ट्रोफिदिन लिपि है, यानी जो सर्पिलाकार लिखा जाता है यहाँ पर ऐसे ऐसे लिखा जाता था, और पिक्टोग्राफिक यानी कि भावचित्रात्मक है, और ये दाईं से बाईं ओर लिखी जाती है, जिसे अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। सोंती सभ्यता को कालीबंगा प्रथम भी कहा जाता है, ये सेकंड ग्रेड में आया हुआ प्रश्न भी है। किस सभ्यता को कालीबंगा प्रथम कहा जाता है? तो सोंती सभ्यता को कई बार आते हैं ऐसे प्रश्न, तो ये याद रखना कि सोंती सभ्यता है उसको कालीबंगा प्रथम कहा जाता है, बीकानेर में है, और इसके दो केंद्र है, एक तो सावनिया और एक पूगल। ठीक है, तो ये हमने कालीबंगा सभ्यता से संबंधित लगभग 99% सारे तथ्य पढ़ लिए हैं। ऐसे तो बहुत सारे तथ्य हैं, लेकिन जो परीक्षा से की दृष्टि से महत्वपूर्ण है वो सब हमने पढ़ लिए हैं। अब इसका हम पतन करते हैं। तो पतन के बारे में अलग अलग इतिहासकारों का अलग अलग मत है, उनके बारे में हम चर्चा करते हैं। जो सूरजबान और रफीक मुगल है उन्होंने ये बताया कि
इस सभ्यता का अंत नदियों के सूख जाने से हुआ। सूरजवान और रफीक मुगल ने यह बताया था। इसके अलावा एस.आर. राव ने यह बताया कि नदियों का मार्ग परिवर्तन हो गया और यहाँ पर नदियाँ आना बंद हो गई, तो अपने आप ही इस सभ्यता का अंत हो गया। एस.आर. राव ने यह बताया था। नदियों का सूख जाना सूरजवान और रफीक मुगल, नदियों का मार्ग परिवर्तन एस.आर. राव। के.यू.आर. कैनेडी ने मलेरिया रोग या प्राकृतिक आपदा को इस सभ्यता के अंत का कारण बताया। और अमलानंद घोष ने कहा कि जलवायु परिवर्तन हुए और कालांतर में यह सभ्यता पतन हो गया। इसका मतलब इस सभ्यता का पतन हो गया। तो इस प्रकार से हमने ये लगभग आधे घंटे का वीडियो हो गया होगा और इसमें हमने 25 मिनट का वीडियो हो गया, तक काफ़ी लंबा हो गया वैसे तो, लेकिन हमने कोशिश की है कि कोई भी तथ्य छूटे नहीं। तो इस वीडियो में जो भी तथ्य नए मिले उनको नोट कर लेवे, और जो भी टेस्ट होते हैं मेरे द्वारा लिए गए हैं या मेरे द्वारा लिए जाते हैं उनमें इनमें से प्रश्न बनने की संभावना रहती है, और हो सकता है आरपीएससी में भी इससे प्रश्न आ जाए। तो इसमें से जो चीज़ें नए तथ्य मिले उनको नोट कर लेवे। और वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।